अक्सर जो लोग अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि हमें कितना भी बड़ा मुकाम क्यों नहीं हो, उस पर पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो राजस्थान के आर्ट और कल्चर के अंदर अपना दुर्ग टॉपिक चल रहा था। तो पहले हमने पढ़ लिया था राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग है जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो आज से हम पढ़ेंगे अब इसमें राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनकी संपूर्ण जानकारी फुल डिटेल के साथ। तो सबसे पहला दुर्ग है वो होगा आज का अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये हमने पहले पढ़ लिया था, फिर भी याद रखने के लिए आपको बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन से पठार पे स्थित है। मेसा के पठार पे स्थित है। कौन से पर्वत पे स्थित है? चित्रकूट पर्वत पे स्थित है। ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कौन कौन सी नदियों के संगम पे स्थित है? तो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। अब हम बात करते हैं इसका निर्माण किसने किया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता है वो है चित्रांगद मौर्य और इन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण किया था। अब बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी के अंदर आता है। तो ये दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे किसने अधिकार किया था। तो सबसे पहले किया था बापा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर मौर्य राजा मान मौर्य को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार किया। अब हम बात कर लेते हैं इसको सबसे पहले राजधानी किसने बनाया। तो इसको राजधानी बनाया था अपनी जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। फिर हम बात कर लेते हैं इस दुर्ग की आकृति कैसी है। तो इस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। और बात कर लेते हैं समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई है लगभग 1850 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस दुर्ग के कौन कौन से उपनाम हैं, किन उपनामों से इस दुर्ग को जाना जाता है। तो इसको निम्न उपनामों से जाना जाता है दुर्गों का सिरमौर, फर्स्ट लिविंग फोर्ट। तो ये राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर जितने भी सैनिक रहा करते थे उनका परिवार भी इसी दुर्ग में उनके साथ ही रहा करता था। इस कारण इस दुर्ग को फर्स्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। और अगला है मालवा का प्रवेश द्वार, यानी कि मालवा की तरफ जाते हुए मार्ग के अंदर सबसे पहला यही दुर्ग आता है, तो इस कारण इसको मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला है राजस्थान का गौरव, यानी कि राजस्थान का सबसे जो प्राचीन और गौरवान्वित दुर्ग है वो यही दुर्ग है, इस कारण से इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। फिर अगला है दुर्गाधिराज, यानी कि दुर्गों का राजा भी इसको कहा जाता है। और अगला है विचित्रगढ़ भी इसको कहा जाता है। और एक बात आपको और बता दूं कि राजस्थान का एक पहला दुर्ग है जिसके अंदर खेती भी की जाती है, क्योंकि ये पर फैला हुआ है त्रिकुट पर्वत पे, तो बहुत सी जगह बच जाती है जिसपे खेती की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कर्नल टोड ने इसको क्या कहा था। तो कर्नल टोड ने कहा था इसको जौहर नगरी। इसके अंदर कुल 3 जौहर हुए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जौहर होता क्या है। तो यानी कि जब राजा युद्ध लड़ने के लिए जाता है और उसके विजय होने की कोई संभावना नहीं रहती है, तब वो केसरिया साफा अपने सिर पे बांध लिया करते थे और शत्रुओं पर टूट पड़ते थे, जिससे कि वो वीर गति को भी प्राप्त हो जाते थे। तब उनकी पत्नियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए आग को समर्पित हो जाती थी, तो इसे जौहर कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ के अंदर कुल 3 जौहर हुए थे। तो पहला जौहर किया था इसके अंदर महारानी पद्मिनी ने 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। तब अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी और उन्होंने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे दिया और उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। तो तब ये महारानी पद्मिनी ने कुल 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। दूसरा जौहर किया था महारानी कर्मावती ने 1534 के अंदर, जब दूरशाह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया था, तब कुल 13,000 वीरांगनाओं के साथ ये जौहर हुआ था। तीसरे जौहर की बात कर ले तो वो किया था फूल कंवर ने 1567 से 68 के अंदर, जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया था और लगभग 700 रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। फिर बात कर लेते हम साके की। तो साका क्या होता है? एक केसरिया प्लस एक जौहर, तो इसी को एक साका कहते थे। राजस्थान के अंदर कुल 11.5 साके हुए थे, जिसके अंदर बीकानेर का 2.5 साका प्रसिद्ध है। 2.5 साका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर केसरिया तो हुआ था,
पर एक जौहर नहीं हुआ था। इस कारण से वो कि एक शाखा अधूरा रह गया था और उसको केवल 2.5 शाखा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कितने दरवाजे हैं। तो इसके अंदर कुल 7 दरवाजे हैं, जिसमें पहला दरवाजा है पांडुपोल, जिसके अंदर बाघ सिंह की छतरी है दरवाजे पे ही। अगला है भैरवपोल, उससे अगला है हनुमान पोल, और जो चौथा है वो है जोड़ला पोल, और अगला है गणेश पोल, और जो छठा है वो है लक्ष्मण पोल, और जो सातवां है वो है राम पोल, जिसके अंदर फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। अब हम बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ऐसे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो वो है पहला लक्ष्मी मंदिर, समितेश्वर मंदिर, जिसको त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोकल मंदिर भी कहा जाता है, और अगला है कुंभश्याम मंदिर। अगला है श्रृंगार चौरी महल, का निर्माण कुंभा के मंत्री बेलका ने करवाया था कुंभा की पुत्री रमाबाई हेतु, जिसको अभी मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है सूर्य मंदिर, उससे अगला तुलजा भवानी मंदिर, कालका मंदिर, जयमल की हवेली, भामाशाह की हवेली, बादल महल भी यहीं स्थित है, आदिवराह मंदिर, पद्मिनी महल, हिंगलू आहड़ महल, और अगला है चित्रांग तालाब, और उससे अगला है नौलखा बुर्ज, बाघ सिंह की छतरी, रैदास की छतरी, और फत्ता सिसोदिया की छतरी, और एक सज्जा जाला सज्जा की छतरी, नौलखा कोटा। तो ये नौलखा कोटा और नौलखा बुर्ज दोनों ही कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और एक है सतविश देवरी जैन मंदिर, जिसके अंदर क्या जैन मंदिर के कुल 24 तीर्थकरों की मूर्तियां हैं। और फिर अगले हैं विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, जिनके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे।